नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त रामपुर से सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ता नेताओं को जो आज साइकिल चला रहे हैं। जहां तक सवाल रामपुर के विकास का है, यहीं पर बैराज बन रहा था। बैराज बन जाता, पुल बन जाता तो यहां के लोगों को सुविधा मिल जाती, आना जाना आसान हो जाता। सब यहां के आसपास के लोग जो 3-4 विधानसभाओं के हैं, उन्हें आराम मिल जाता इस रास्ते से। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है उस रास्ते को रोक करके, उस विकास को रोक करके। जो उस समय शुरू हुआ काम आज भी वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा है। अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा पाई है सरकार। ये सरकार का सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार आएगी तो विकास भी पूरे होंगे और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। वहीं हम लोग साइकिल चला रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है कि आप लोग साइकिल चलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने जिससे हमें न्याय मिल रहा है लगातार, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पूरी की पूरी न्याय दिलाने का काम होगा। वहीं मैं अपने साथियों से कहूंगा, क्योंकि साइकिल चलाना बहुत बैलेंस बनाने का काम है, आप लोग हमें बैलेंस बनाए रखने देना और उसमें सहयोग करना, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना करके साइकिल यात्रा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। ऐसे में उन्होंने ये साइकिल यात्रा रखी थी और साइकिल यात्रा दरअसल आजम खान के समर्थन में रखी गई थी। 1 साल से आजम खान बंद है जेल में और ऐसे में आजम खान पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए, ये कहना अखिलेश यादव का, और उनके समर्थन में ही ये पूरा यात्रा निकाला गया। तो आजम खान को जिस तरीके से झूठे अपराधों के तहत फंसाया गया है, उनका कहना है कि जो सरकार है लगातार वो इसी तरीके से झूठे आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज करवा रही है। जब जब साइकिल चली तो यूपी में डंका बजा, यानी कि समाजवादियों पर भगवान का भी आशीर्वाद अखिलेश यादव ने बताया। आजम खान पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए, ऐसा कहना उनका, और साथ ही निशाना साधा है सरकार पर। तो आजम खान को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, ये पूरा निशाना खासतौर पर सरकार के ऊपर साधा गया। तो यूपी देश का मौसम बदलेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब जब साइकिल चली यूपी में बदलाव आया है और एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। और जब साइकिल पर होकर सवार अगर सफाई उतरेंगे सड़कों पर तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही नजर आएगी, ये कहना था अखिलेश यादव का। तो रामपुर में आज साइकिल यात्रा निकाली गई अखिलेश यादव की तरफ से। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा होना है। 16 मार्च को असम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो 17 मार्च को पश्चिम बंगाल दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल और असम में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के दौरे को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम योगी के रैलियों की पश्चिम बंगाल और असम में बम्पर मांग है। बीजेपी के लिए कई प्रदेश में लगातार प्रचार करते हैं सीएम योगी। तो सीएम योगी के प्रचार से बीजेपी को अब तक कई प्रदेशों में बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर अब तक जिन भी राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं और हुंकार उन्होंने भरी है, तो बीजेपी का डंका भी उन तमाम राज्यों में बजता हुआ नजर आया। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल और असम में भी बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा जा रहा है।
और अब बात बागपत की, जहां पर सहकारी चीनी मिल रमाला में विवाद मामला आया है सामने और फायरिंग और हंगामे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। तो रमाला का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। दरअसल ये पूरा मामला फायरिंग को लेकर के बताया जा रहा था। नशे में धुत किसानों ने मिल में फायरिंग की थी और आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। तो थानेदार के खिलाफ एसपी ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि जब शिकायत की गई थी तो इन आरोपियों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। ये रमाला थाना क्षेत्र में शुगर मिल कंपाउंड में परसों रात्रि को झगड़ा हुआ है किसानों में और कर्मचारियों में। इस संबंध में जांच की गई है और जो झगड़ा करने वाले और फायरिंग करने वाले हैं उन लोगों की पहचान कराई जा रही है। अभी तक एक व्यक्ति की पहचान हुई है और उसको मैं तमंचे के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें अभी जांच प्रचलित है। जिस तरह पुलिस ने लापरवाही किया है रिपोर्ट लिखने में, उसमें क्या जांच बिठाई गई है? इसमें उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है। ये रमाला थाना क्षेत्र में शुगर मिल कंपाउंड में परसों रात्रि को झगड़ा हुआ है किसानों में और कर्मचारियों में। इस संबंध में जांच की गई है और जो झगड़ा करने वाले और फायरिंग करने वाले हैं उन लोगों की पहचान कराई जा रही है। अभी तक एक व्यक्ति की पहचान हुई है और उसको मैं तमंचे के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें अभी जांच प्रचलित है। जिस तरह पुलिस ने लापरवाही किया है रिपोर्ट लिखने में, उसमें क्या जांच बिठाई गई है? इसमें उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास शर्मा संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानकारी चाहेंगे, बागपत की जो खबर बताई जा रही है अब तक क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि ये रमाला थाना पड़ता है। यहाँ पे रमाला थाना के अंतर्गत ही रमाला शुगर मिल है, जो कि सहकारी शुगर मिल यहाँ की है। इसमें 9 तारीख की रात को कुछ अज्ञात लोग वहाँ पर पहुंचे थे, किसान पहुंचे थे। उनका यही था तोल करवाने के लिए वो टोकन की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के जो मिल के अधिकारी हैं उनके साथ उनकी नोकझोंक हो गई थी, उनके बीच विवाद पनप गया था। तो रात में ही उन्होंने अपने कुछ साथियों को फोन करके वहां पर बुला लिया था। जो अचानक से वहां पर लोग पहुंचे थे, तो उनमें से कुछ युवक वहां पहुंच करके अंधाधुंध फायरिंग करने लगे थे, जिसके चलते ही वहां पर जो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था और अधिकारियों ने भी इसकी सूचना थाना पुलिस को दी थी। हालांकि थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो युवक वहां पर फायरिंग कर रहे थे वो उस वक्त मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप यही है, जो जिला गन्ना अधिकारी है उन्होंने थाना रमाला में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन जो थाना इंचार्ज है उन्होंने उनके प्रार्थना पत्र पर कोई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी और 3 दिनों तक उन्होंने पूरे मामले को दबाए रखा। जिसकी सूचना उन्होंने अपने जिले के जो अपने अधिकारी है, एसपी रहे हो, एएसपी रहे हो या सीओ रहे हो, उनको उसकी सूचना नहीं दी थी। जिसको लेकर के लापरवाही को लेकर के जो जिले के अधिकारी है, एसपी ने सख्त आदेश दिए हैं और इंस्पेक्टर की जांच कराई जा रही है कि उसने जो इस मामले को किस तरीके से छुपा कर रखा था और जो मिल के अधिकारी उनकी। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं अयोध्या में इलाज के दौरान महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने बाबा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस कर्मियों पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो उपचार के दौरान ड्रेसिंग रूम में दुष्कर्म किया गया था और ड्रेसिंग रूम की भी ये घटना बताई जा रही है, जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। तो घटना की जानकारी 112 पर दी गई। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस चारों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो एम्बुलेंस कर्मियों पर भी दुष्कर्म करने का आरोप है। साथ ही साथ एक बाबा पर इस महिला ने पहले ही आरोप लगाया था। हमको हार्ट का पेशेंट था, हम अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल से रिफ़र किए, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। इमरजेंसी गए, इमरजेंसी में 4 इंजेक्शन लगा, कुछ दिमाग कुछ कंट्रोल नहीं। उसके बाद बोली तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम। हम कहा मैं वाइस बाथरूम से आएगा तो हार्ट का जांच होएगा। कहीं ठीक है। मैं बाथरूम गया, धीरे धीरे पीछे पीछे बाथरूम में गया, वहाँ से आया, मैंने कास्टिक लिया, हाथ धोया, उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे सास ससुर को भगा के और 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों ने बलात्कार किया और 1 लोगों ने मुंह पकड़ा था, बोलने नहीं दिया। मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है
कि वो थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, क्योंकि उसकी सास और ससुर भी उसके साथ हैं। उन लोगों का कुछ अन्य लोगों के लिए आरोप है, लेकिन किसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस विभाग को भी इसकी सूचना हो गई है। अगर उसके घर वाले कुछ इसमें FIR या कुछ सूचना कोई लिखित में आती है तो सम्यक कार्रवाई की जाए। तो अयोध्या की घटना आपको बता रहे, जहां पर एक महिला ने सबसे पहले तो एक बाबा पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद जब एम्बुलेंस को बुलाया गया तो एम्बुलेंस कर्मियों पर भी महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया और 112 पर फोन करके ये जानकारी दी गई है, जिसमें से 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। चारों को ढूंढने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। तो एम्बुलेंस कर्मियों पर भी आरोप लगाया है कि उपचार के दौरान ड्रेसिंग रूम में दुष्कर्म किया गया था। घटना की जानकारी 112 पर दी गई, जिसके बाद से महिला के बताए हुए 4 लोगों के खिलाफ अब तक मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इन चारों की तलाश जारी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अयोध्या का जो पूरा मामला बताया जा रहा है, महिला ने कई लोगों पर आरोप लगाया दुष्कर्म करने का, इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये गैंगरेप के आरोप लगा हुआ है एक बाबा समेत करीब 4 लोगों के ऊपर, और इन सब के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी कोतवाली नगर में दिया गया है। आरोप है कि पहले एक बाबा ने न कि सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि हॉस्पिटल में ले जाकर के उससे भर्ती भी कराया, और इसके बाद हॉस्पिटल में भी उसके जो सहयोगी थे, एम्बुलेंस चालक थे, उन लोगों ने भी जो है उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात की। कुल मिलाकर के यह एक बड़ा गंभीर आरोप है, जहां एक तरफ रामनगरी की सुरक्षा को लेकर के बेहद ही संजीदा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वही यहाँ के अयोध्या के जो बाबा हैं उनको भी जो है एक शर्मसार करने वाली, कह सकते हैं कि कलंकित करने वाली घटना जो है सामने आई है। चलिए, ठीक तौर पर ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं विभागीय समीक्षा बैठक के लिए लखीमपुर खीरी पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता अवध किशोर जायसवाल ने खास बातचीत की, जिस दौरान लक्ष्मी सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। विभागीय समीक्षा बैठक के लिए लखीमपुर पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे न्यूज 1 इंडिया कुछ खास बातचीत करेगा। मैम, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया, ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती बन के आया है, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, आज हम जो हैं वार्षिक निरीक्षण पर लखीमपुर खीरी आए हैं, और इसमें ऑफिसर्स का, पुलिस लाइन का, पुलिस ऑफिस का, और साथ ही साथ थानों का भी निरीक्षण हो रहा है। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ खराबी पाई गई हैं, जिसको सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आगामी पंचायती चुनावों को लेकर भी समीक्षा बैठक की जा रही है, उसमें सभी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो हम लोगों का इस समय क्राइम के और मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके में भी गति लाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। 5 महीने से ज़्यादा समय लगभग बीत गया है जी, जो यानी मिशन शक्ति था, उसको लेकर क्या अच्छे रिजल्ट आए और क्या और करने की आपके हिसाब से ज़रूरत है? देखिए, लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर जनजागरण का काफ़ी अच्छा चला था, लेकिन आज भी गांवों में और जंगलों में दूरस्थ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर हमको अपनी रीच पहुँचानी है, वहाँ तक हमारे अवेयरनेस कैंपेन को जाना है। साथ ही साथ जो मिशन शक्ति में शक्ति मोबाइलों के द्वारा कार्य किया गया था, उसका रिजल्ट ये आया है कि बड़े अपराधों में, महिलाओं के विरुद्ध बड़े अपराधों में कुछ कमियाँ आई हैं। इसमें आगे गति देते हुए हमको ये अब समाज के जो आपकी मलिन बस्तियां हैं, जो घनी आबादी के हिस्से हैं, उन तक ये पहुंचाना है। जो इस बार महिला सुरक्षा समिति का गठन हर थाने में किया गया है, उसकी पहुंच गांव-गांव तक करवानी है। उनके माध्यम से एक ही अवेयरनेस कैंपेन प्रत्येक गाँवों में होना चाहिए। वो हमारे साथ खड़े हैं, समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, संभ्रांत महिलाएँ हैं, विभिन्न वर्गों से आई हुई महिलाएँ हैं, वो हमारे साथ खड़ी हैं, लेकिन हमारा संदेश भी उनके माध्यम से तक पहुंचना चाहिए। अभी हाल में NCRB के आंकड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो एक कम्युनल राइट्स में था, उसमें रिकॉर्ड जो आया है 0 आया है। ऐसे मामले में पुलिस की भी इस बड़ी संवेदनशीलता रही है, किस तरीके से आप पुलिस विभाग की मुखिया है इसको भी लेती है? देखिए, हमारी रेंज में ये सभी को निर्देश साफ साफ दिया गया है। अगर हम बहुत दक्षता के साथ प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग को अपनाते हैं तो किसी भी पक्ष को पुलिस से शिकायत नहीं रह जाती।
कानून को अपना काम निर्विवादित और निष्पक्ष ढंग से करना चाहिए। समय पर पहले पहुँचे, प्रोफेशनल ढंग से किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करें, तो मुझे लगता है कि जनता में पुलिस की छवि भी बेहतर होती जाती है। जन सामान्य में पुलिस के प्रति एक विश्वास पैदा होते ही हमारा जो एक संवाद गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर सूचनाएं भी ढेरों आती हैं। तो प्रोफेशनलिज्म मेरी समझ में आज की तारीख में हर चीज़ का एक उपाय है। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष तरीके से निपटाया जाएगा, यह कहना है आईजी लक्ष्मी सिंह जी का। और यह भी साथ में उन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी का तमाम कोरस बॉर्डर जो है इंडो नेपाल से सीमा से जुड़ता है, इसलिए इंडो नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। AK जायसवाल, न्यूज़ वन इंडिया पर सीएम तीरथ सिंह रावत सुपर एक्सक्लूसिव। तो सीएम बनने के बाद दूसरी बार न्यूज़ वन इंडिया पर सीएम तीरथ सिंह रावत नजर आए। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में बोले सीएम तीरथ सिंह रावत, बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन। तो सीएम तीरथ सिंह रावत, जल्द मंत्रिमंडल की तस्वीरें साफ हो जाएगी, उनका ऐसा कहना था। और हरिद्वार में भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं कल खुद संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार गया हुआ था। तो सीएम पद को ग्रहण करने से पहले उन्होंने हरिद्वार जाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। आज तीसरे दिन लगातार समर्थक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद आप देखिए सैकड़ों की तादाद में समर्थक आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के बेकरार दिखाई दे रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, आज बेहद अहम दिन है। सबसे बड़ी चीज, अभी तक कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। अब जल्दी का मतलब सर, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके समक्ष। कल आप जो है अखाड़ों में भी गए, संत काफी खुश नजर आ रहे थे। कल किस तरीके से कुंभ को और विस्तार देने को लेकर? देखिए, मेरी प्राथमिकता है कि कुंभ को जो कल भी पहला शाही स्नान था, उसमें भी बहुत सारी हमने व्यवस्थाएं विस्तार की हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी, और इवन यही नहीं कि स्वच्छता और उन अखाड़ों का स्वागत, अभिनंदन, फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से भी मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे जनता के लिए भी ओपनली कोई रोक टोक नहीं होगी। इतना जरूर है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, लेकिन जैसे पहले था कि ये सब कुछ करा के आना पड़ेगा, नहीं होगा, उनको भी अवसर मिलेगा। कल भी 35-40 लाख लगभग लोगों ने स्नान किया। 32 लाख अस्सी। बिल्कुल बिल्कुल 8 बजे तक किया जनता ने, रात भर लोग जनता को हमने आने दिया और उसके बाद फिर अखाड़ों ने किया, अखाड़े के बाद फिर जनता को करवाया। अचानक लोगों का विश्वास जाग गया है कि अब कुंभ शाही तरीके से जो है पूरे भव्यता के साथ आयोजन होगा। निश्चित निश्चित, और आगे भी पूरी तरह और भी संख्या बढ़ने वाली है और उनको पूरी तरह से जो भी शिथिलता देनी पड़ेगी हम करेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर कसमकस है, पुराने और नए को मिलाकर बहुत जल्दी आज अभी। नमस्कार। अरे बिल्कुल, तो ये थे तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। और जहां तक रही बात, चूंकि असमंजस की स्थिति थी महाकुंभ को लेकर के, तब उसमें किसी तरह की असमंजस नहीं है, बल्कि असमंजस अब खत्म हो गया है और पूरी भव्यता के साथ कुंभ का आयोजन होगा। और उन्होंने मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर कुछ कहने से तो इनकार कर दिया, लेकिन साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल गठित होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और वहीं न्यूज़ वन इंडिया पर मदन कौशिक सुपर एक्सक्लूसिव नजर आए। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में बोले मदन कौशिक कि 2022 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मदन कौशिक ने यह भी कहा कि हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। तो उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक के बयान सामने आए। उत्तराखंड में सरकार बदली, सरकार के मुखिया बदले और अब संगठन के मुखिया भी बदल गए हैं। हमारे साथ मदन कौशिक जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में संगठन की बागडोर संभालने के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और चुनौती दोनों साथ चलती हैं। हमारे लिए कोई चुनौती इस रूप में नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक दायित्व जिस पर रहता है, उस कार्यकर्ता हमेशा दायित्व को लेकर ही आगे बढ़ता है। आज मुझे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से
पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 2022 में सरकार बनाएंगे। सर 4 साल आपने मंत्रालय का जिम्मा संभाला, सरकार को एक तरह से डिफेंड किया, सरकार को फेस किया, सरकार की बातें रखी, सबसे तेज तर्रार आप मंत्रियों में से शुमार किए जाते थे। अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है संगठन में, यानी सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना, एक चुनौती भी है। नहीं, मैंने संगठन में लंबा अनुभव है। मैंने पार्टी के बूथ अध्यक्ष से काम शुरू किया, पार्टी का महामंत्री, जिले का जिला अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, अनेक दायित्वों पर मैंने काम किया है। सरकार में भी मैंने नीचे से काम करना शुरू किया और एक मंत्री के तौर पर भी काम किया, विपक्ष में उपनेता के तौर पर। तो इसलिए दोनों का पर्याप्त अनुभव है, इसलिए उस अनुभव के आधार पर सब कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाते हुए और 2022 में सरकार लाएंगे। सर उत्तराखंड की सियासत में कुमायूं और गढ़वाल अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी रही है दोनों तरफ से जो है विचारधाराओं में, उसके बीच में सामंजस्य बिठाना भी एक चुनौती है। नहीं, वो देखिए कुमाऊं, गढ़वाल या पहाड़ प्लेन ये सब आपकी देन है। हमारे पार्टी में सब समन्वय रूप से सब एकाग्र होकर प्रदेश का विकास, प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति का विकास, संगठन के आधार पर बूथ स्तर तक मेरा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हो, यही भाव लेकर हम लोग काम करते हैं। सर आगे क्या लगता है, क्योंकि सरकार का अनुभव आपके संगठन में काम आएगा? वो हमेशा कार्यकर्ता आपको ये भी मालूम है सरकार में चुनौतियां क्या होती हैं, समस्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता जिस दायित्व का निर्वहन करता है उसकी चुनौतियां भी जानता है और उसका समाधान भी जानता है। क्या बदला है? संगठन की टीम में भी परिवर्तन होगा? आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर उसी से चलेंगे, वो समय बताएगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे मदन कौशिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन की चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने संगठन में काम किया है और उसका अनुभव भी उनको है। ऐसे में कोई नई बात नहीं है, फिर जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है उसे बखूबी निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। और खबर लखनऊ से, मोहनलालगंज के तहसीलदार निखिल शुक्ला निलंबित कर दिए गए हैं। तहसीलदार निखिल शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था। तहसीलदार ने जातिवाद को लेकर के टिप्पणियां की थी, तो संवैधानिक पदों पर बैठे कई अधिकारियों पर टिप्पणी की गई थी। जिलों में डीएम के तैनाती को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। आयुक्त लखनऊ मंडल ऑफिस से संबंध किए गए और निखिल शुक्ला के संबंधों का उजागर हुआ था, जिसके बाद से निलंबन उनका जारी कर दिया गया। तो आयुक्त लखनऊ मंडल ऑफिस से संबंध बताए गए थे निखिल शुक्ला के। तो लखनऊ की ये खबर आपको बता रहे, मोहनलालगंज के तहसीलदार निखिल शुक्ला निलंबित कर दिए गए। दरअसल तहसीलदार निखिल शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था। तहसीलदार जातिवाद को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसके बाद से संवैधानिक पदों पर बैठे कई अधिकारियों पर टिप्पणी की गई थी। तहसीलदार निखिल शुक्ला का वीडियो वायरल होने के बाद से ये एक्शन लिया गया। तहसीलदार ने जातिवाद को लेकर के टिप्पणियां की थी, संवैधानिक पदों पर बैठे कई अधिकारियों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने जिलों में डीएम की तैनाती को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। आयुक्त लखनऊ मंडल ऑफिस से संबंध बताए गए थे निखिल शुक्ला के, जिसके तहत उनका निलंबन कर दिया गया है और निलंबन प्रक्रिया को तो आयुक्त लखनऊ मंडल ऑफिस से संबद्ध किए गए थे निखिल शुक्ला। और ये खबर आपको लखनऊ की बता रहे, मोहनलालगंज के तहसीलदार निखिल शुक्ला निलंबित कर दिए गए। तहसीलदार निखिल शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से उन्हें निलंबित किया गया। दरअसल तहसीलदार ने जातिवाद को लेकर के टिप्पणियां की थी। संवैधानिक पदों पर बैठे कई अधिकारियों पर टिप्पणी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से एक्शन लिया गया और जिलों में डीएम की तैनाती को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। खबर आपको लखनऊ की बता रहे, तहसीलदार ने जातिवाद को लेकर के टिप्पणियां की थी और कई टिप्पणियों के बाद से इस मामले का खुलासा हुआ था। दरअसल ये वो वीडियो है जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अपना आदमी इज्जत बना के वो करके खड़ा है, यही बहुत है। क्या शासन में सब ये सब है लोग बोलते हैं जैसे आप जबरदस्त कि 75 जिले में 40 डीएम जो है ठाकुर है, ब्राह्मण भी 3 हैं केवल। नहीं तो वो तो ऑप्शन नहीं, उनके बारे में तो करेंगे क्या? ऑप्शन कहा नहीं यार, इतने सारे तो कर रहे हैं तो इनके पंडित वाले हैं।
पंडित वाले में बहुत पड़े हैं यार, एक से एक डीएम जो है ब्रह्मदेव तिवारी सर को जो है उनको रोक रखा है, आलोक जो है दुबे सर जो है चले गए वापस अपने आप वहाँ से पोस्टिंग करा के। इतने सारे आईएएस पड़े हैं यार, अभी तो जो है इतना मतलब आईएएस तो वैसे भी पंडित जाता है यार, तो छांट के लाता नहीं होता है तो वो ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण है ना वो, ये तो वो मान लो जैसे नहीं है ठाकुर खत्म तो अब वो ओबीसी कर देगा, एससी कर देगा, लाला कर देगा, ब्राह्मण नहीं करेगा। ब्राह्मण नहीं करेगा उससे पहले एससी एसटी कर। इस पर अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्विनी, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि एक अधिकारी की तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ और तहसीलदार को इसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी बताया जा रहा है, उन्होंने जातिवाद को लेकर के टिप्पणियां की थी और उच्च अधिकारी जो बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी ये जातिवाद टिप्पणी की गई थी, तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट अब तक? निश्चित तौर बता दूं आपको, निखिल शुक्ला हैं जो मोहनलालगंज तहसील पड़ती है, वहां के तहसीलदार थे। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अधिकारी तमाम जिलों के हैं, उनको लेकर के एक जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोगों को ही तैनाती दी जा रही है, बाकी अन्य वर्ग को तैनाती नहीं दी जा रही। निश्चित तौर पर इसमें उन्होंने तमाम जो सरकार की मंशा है उसका भी सवाल उठाए, साथ ही साथ डीएम लखनऊ जो है उनको लिए शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जब ये उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसका संज्ञान लिया गया, जिसके बाद जो निखिल शुक्ला हैं उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और जो आयुक्त लखनऊ मंडल हैं उनके कार्यालय से अटैच कर दिया। निश्चित तौर पर उसमें काफी कुछ उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो एक जाति विशेष के लोगों को लगातार तहजीब दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिलों की कमान दी जा रही है, साथ ही साथ एक दूसरी जाति है उसको कहीं ना कहीं पीछे ढकेला जा रहा है। इन सबको लेकर के जो शासन सरकार है उसने एक बड़ी कार्रवाई की है और इनको ठीक, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।